Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उसके रिगार्डिंग 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं. उसमें से सही आंसर क्या होता है वो आपको बताना होता है. एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर वी ऑल्सो डिस्कस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट. ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा इस सेशन में. ठीक है, बहुत अमेजिंग से इस बार क्वेश्चंस आए हैं आपके इस सेशन में. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस वॉज स्वर्न इन एज द हेड ऑफ डैशेस इंटरिम गवर्नमेंट. तो मोहम्मद यूनुस जी को किस देश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के तौर पे चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश. ठीक है, तो एज वी ऑल नो, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बाद से जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. तो अब बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है जब तक फिर से इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं. एंड जब तक न्यू प्राइम मिनिस्टर को चूज़ नहीं किया जाता है तब तक यही इंटरिम गवर्नमेंट वर्क करेगी. ठीक है, तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने ओथ दिलाई किनको? मोहम्मद यूनुस जी को. ठीक है, कहाँ पे? बागबा बागबा बन इन ढाका यस्टरडे. ठीक है, और मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बांग्लादेश में एक एंटरप्रेन्योर हैं, बैंकर हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं. ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2006 में फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक. तो इन्होंने ग्रामीण बैंक का जो था इन्होंने कॉन्सेप्ट फाउंड किया था, और पायोनियरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस, तो इन क्षेत्रों में भी इन्होंने काम किया था. तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. ठीक है, द यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बेस ऑफ NSE हैज़ क्रॉस द डैश crore मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनका नंबर कितना क्रॉस कर गया है पहली बार में? ठीक है, मतलब पहली बार पूरे NSE के हिस्ट्री में अब तक इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स कभी भी इनके पास रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं. मतलब ओवरऑल अब इतना इनकम कितने इन्वेस्टर्स का मार्क क्रॉस हो चुका है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 10. यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अब इस वक्त NSE पे रजिस्टर्ड हैं. ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ डैश अप्रूव्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 24 crore 74 lakh 82,000 रुपीज़ फॉर चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग स्कीम. तो इस स्कीम के लिए किस गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया है? ठीक है, 24 crore 72 lakh 82,000. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए इतने पैसे अलोकेट कर दिए हैं. ठीक है जी, और आज की अगर हम बात करें 9 अगस्त की, तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था इन मालया विद द हेल्प ऑफ जापानीज़ लोगों के हेल्प से इन्होंने इस आर्मी को बनाया था. ही इनाग्रेट्स द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट सिंगापुर. तो इन्होंने इसका भी उद्घाटन किया था सिंगापुर में. ठीक है, तो यस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे टू मार्क. और आज क्विट इंडिया मूवमेंट की भी वर्षगांठ है. ठीक है, आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, तो वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है जी, और बाकी क्या हुआ था आज के दिन? 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर जो है अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन जो है वो बॉम्ब छोड़ दिया था. 6 अगस्त को एक बॉम्ब छोड़ दिया गया था हिरोशिमा पे. फिर 9 अगस्त को और एक बम छोड़ा गया नागासाकी पे, और अराउंड 14 और 15 अगस्त के आसपास जापान ने जो है वो सरेंडर कर दिया, और उसके साथ World War II ख़त्म हो गया. ठीक है, तो अगस्त 9 के दिन हम नागासाकी डे भी मनाते हैं, और अगस्त 6 के दिन हम हिरोशिमा डे मनाते हैं, बिकॉज उस दिन हिरोशिमा पे बम फेंका गया था. ठीक है, और आज के दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल भी मनाते हैं. ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है इसको 1944 से मना रहा है. ठीक है, इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन द
वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये इस साल की थीम है। और आज ही के दिन हम नेशनल बुक लवर्स डे भी मना रहे हैं, ताकि उन लोगों को इनक्रेज किया जाए कि वो और ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ें। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम है बुद्धा देव भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया है कोलकाता में, और ये 80 ईयर्स के थे। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और CPIM पोलिट ब्यूरो के भी ये मेंबर थे। ठीक है, और 34 ईयर्स तक इनका राज्य रहा था। और बुद्धा लेफ्ट रूल, मतलब ये अपोजिशन पार्टी में भी थे। बुद्धा देव भट्टाचार्य वॉज द सेकेंड एंड द लास्ट CPIM चीफ मिनिस्टर हु वॉज इन द ऑफिस फॉर 11 स्ट्रेट ईयर्स फ्रॉम 2000 टू 2011। तो 11 वर्ष तक ये चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, who has been appointed as the full-time Director General of Police DGP of the Union Territory of Jammu and Kashmir। तो जम्मू एंड कश्मीर के DGP के तौर पे किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, RR Swain। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड। तो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कंडक्ट की जा रही है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स इन 2024। तो हम सबको पता है कि नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो के इवेंट पे। ठीक है, उनका थ्रो जो था वो कितना मीटर उन्होंने जैवलिन थ्रो किया था, जिसके वजह से उनको सिल्वर मेडल मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, अगर कोई भी बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा तो उस पर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बिकॉज देखो, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है वो तो बच्चे बच्चे को पता होगा ना यार, इतना ज़्यादा ये फेमस हो गया है बात, इतना ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। अगर जिस लेवल में आपका एग्जामिनेशन, आपको अगर आपका टफ लेवल का एग्ज़ाम होगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनका थ्रो कितने मीटर का था, ये बताइए। ठीक है, तो हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सभी लेवल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका थ्रो कितना था? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 89.45 मीटर्स का उनका थ्रो था। ठीक है, जिसके लिए उनको सिल्वर मेडल मिला। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे? गोल्ड मेडल किसको मिला? पाकिस्तान के अरशद नदीम। ठीक है, इनका थ्रो था बेस्ट थ्रो, 92.97 मीटर का इनका बेस्ट थ्रो था इसके लिए, और इनका ये ओलंपिक रिकॉर्ड भी रहा, तो इसलिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया। इंडिया को सिल्वर मेडल मिला। और ग्रेनेडा, ठीक है, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स थर्ड पोजीशन पर रहे और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। इनका थ्रो था 88.54 मीटर्स। ठीक है, और बाकी 3 पोजीशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज शायद इनमें से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये था आपके लिए जैवलिन थ्रो के रिलेटेड। ठीक है, तो ये हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, फ़ोटोज़ मैंने इसलिए इंक्लूड की हैं ताकि आपको पिक्चोरिकल से बताई हुई अगर कोई चीज़ होती है, कोई न्यूज़ होती है, तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है, तो इसलिए मैंने फ़ोटोज़ भी ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब तक की अगर हम बात करें तो मेडल टैली हम देखें तो USA फर्स्ट पोजीशन पे है, टोटल इनके 103 मेडल हैं। चाइना जो है 73 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे नंबर पे है 45 मेडल्स के साथ। फ्रांस फोर्थ पे है। ग्रेट ब्रिटेन फिफ्थ पे है। ठीक है, इंडिया का पोजीशन 64th चल रहा है। टोटल कितने मेडल्स हैं हमारे? 5 मेडल्स हुए हैं। गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता है, सिल्वर एक जीता है जो कि हमने अभी पढ़ा नीरज चोपड़ा जी ने, और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं इंडियन हॉकी टीम की तरफ। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024 बाय डिफीटिंग विच टीम। ठीक है, ये तो सबको पता है कि इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पर उन्होंने किनको हराया है? ठीक है, एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको बताना कि इन्होंने किस टीम को हराया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्पेन। ठीक है, तो इंडिया ने स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ठीक है, तो ये एक पोस्टर है, तो आप इसको अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में। ठीक है,
ये था उनका सेरेमनी जो यहाँ पे सबको मेडल दिया गया और इनके हाथ में ट्रॉफी भी है। तो ये पूरा इंडियन टीम का कंटिजेंट था हॉकी टीम के लिए, ठीक है, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। ओके, अब कुछ बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ देख लेते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है, इन्होंने एडलेवीज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है इनटू अ बैंका एश्योरेंस टाई अप, ठीक है। बैंका एश्योरेंस क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी एक बैंक अपने ब्रांचेस के थ्रू इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, चाहे कोई भी वो इंश्योरेंस सर्विस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ हो, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो अगर कोई भी बैंक अपने बैंकिंग बिजनेस के अलावा इंश्योरेंस जब अपने ब्रांचेस के थ्रू प्रोवाइड करती है तो हम उसे बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। वो चाहे खुद से हो और या फिर किसी के साथ टाई अप करके हो, ठीक है। तो कैसे भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उस टर्म को क्या कहेंगे, बैंक का एश्योरेंस, ठीक है। तो बस ऐसे ही डीएसबी बैंक ने इनके साथ टाई अप किया है और अब डीएसबी बैंक जो है ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि एलआईसी ने लॉन्च की हैं 4 न्यू प्लान्स, जिसका नाम है एलआईसी युवा टीम, दूसरे प्लान का नाम है एलआईसी डिजी टर्म, तीसरे प्लान का नाम है एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ और चौथे प्लान का नाम है एलआईसी डिजी क्रेडिट लाइफ, ठीक है। इन प्लान्स को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो बस आज की न्यूज़ हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत सारी नॉलेज को गेन कीजिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।